अच्छा, क्वेश्चन वन का पार्ट वन है। यहाँ पे कहा जा रहा है, इसकी स्टेटमेंट है चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्ड यूज हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो, चाहे सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, जितने मर्जी डेरिवेटिव्स हों, तो किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव आ गया तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहता है कि चेक करें कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये बनता है। तो उसके लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम चेक कर सकते हैं। तो इसे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन का। अब जरा स्टार्ट करते हैं, तो देखें जरा, फ्रॉम वन यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ये आंसर आता है। तो चेक कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। तो देखें, पहले इक्वेशन वन को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का मेथड यूज होगा। अभी तक इंटीग्रेशन सीख ली, अब वो इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज होनी है। देखें, उसके लिए वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए, यानी y, जितने भी y वेरिएबल्स हैं वो सारे एक तरफ होने चाहिए इक्वालिटी साइन के, और जितने भी x वेरिएबल्स हैं वो इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पे हम x और y की पहले सेपरेशन कर लेते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, और यही चीज यहाँ पे लिखते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। और वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद उनको इंटीग्रेट भी करना है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। देखें जी, अब मैं वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं पहले। उसके लिए ये dy लिखा हुआ है, तो dy को मैंने लिख दिया ऐसे ही, जबकि ये पूरा वन प्लस वाई यहां लाके dy के साथ में डिवाइड कर देता हूं, तो ये वन प्लस वाई आके dy के साथ डिवाइड हो गया। और इसी तरह x और dx ये एक साइड पे होने चाहिए, तो इन दोनों को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी dx डिवाइडेड बाय x। देख लें, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब इनको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये मैंने लिखा dy ओवर वन प्लस वाई इनसाइड द इंटीग्रल, और इसी तरह इंटीग्रल ऑफ dx बाय x। अब मुझे बताएं इसका इंटीग्रल क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वाई। वन प्लस वाई। इसी तरह इसका इंटीग्रल क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। x। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे कांस्टेंट भी ऐड करना है, क्योंकि हमें पता है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो जब इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो अब आगे कांस्टेंट आना चाहिए। तो अब आगे जो कांस्टेंट लिखूंगा वो कांस्टेंट में c नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा प्लस c, ऐसा नहीं लिखना, बल्कि क्योंकि नेचुरल लॉग यूज हो चुके हैं इस इक्वेशन में, तो कांस्टेंट जो होगा वो भी नेचुरल लॉग की फॉर्म में आएगा, तो लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c। तो ये मैंने प्लस के साइन के बाद लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपके माइंड में शायद ये आए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट इस साइड पे ऐड करना है या इस साइड पे ऐड करना है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि कांस्टेंट को हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड पे ऐड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स में बिल्कुल क्लियर है, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए x वाली साइड में मैंने कांस्टेंट को ऐड किया। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखें, अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके भी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, लिख दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वाई, और ये दूसरी तरफ है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सी। ठीक हो गया? नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जब दोनों साइडों पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? हमें पता है लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, टेकिंग एंटी लॉग। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होंगे, तो बाकी बचेगा वन प्लस वाई, और यहाँ पे जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सी एक्स। और अगले स्टेप में y को इधर ही रहने दें, वन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो बनता है सी एक्स माइनस वन। कंपेयर करने से वही वाली इक्वेशन बन रही है, तो प्रूफ हो गया कि वाकई इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। डन सर।
देखें जी, अब इस पार्ट नंबर 5 में वंस अगेन टॉप पे जो लिखी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने चेक करना है कि ये नीचे जो लिखा है क्या ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो एक दफा फिर हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे उसी डिफरेंशियल इक्वेशन से और सोल्यूशन उसका फाइंड कर लेंगे। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सोल्यूशन ये बन गया तो बस प्रूव हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिर एक दफा इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 dy by dx is equal to y square plus 1 divided by e की पावर माइनस x। तो क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिख देते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। अच्छा आप देखें वेरिएबल सेपरेट में कर रहा हूं तो एक बात याद रखिए dy और dx जो है हमेशा न्यूमरेटर में आएंगे। dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में होंगे। तो इसके लिए इस dx को उस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और y स्क्वायर प्लस 1 को इधर dy के नीचे शिफ्ट कर दें। तो ये बना dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x। ठीक हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा इंटीग्रल ऑफ dy ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx ओवर e की पावर माइनस x। ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका आएगा tan इनवर्स ऑफ y, जबकि दूसरी तरफ उसका इंटीग्रल क्या आएगा, उससे पहले ऊपर शिफ्ट करें तो बनता है e की पावर x इंटू dx। अब ये बना tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ठीक है, अब तो काम बहुत आसान हो गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो बनता है tan ऑफ e की पावर x प्लस c। दैट्स योर फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लेने कोई मसला है तो पूछ लें। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है इनमें अब सॉल्यूशन आगे गिवन नहीं है। जैसे क्वेश्चन 1 के तो पार्ट्स में आगे सॉल्यूशन लिखा हुआ था ना, हमने जस्ट उस सॉल्यूशन तक पहुंचना था। अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं गिवन बल्कि हमने खुद सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें स्टार्ट में यहाँ से करता हूँ तो वंस अगेन पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें जी स्टार्ट करते हैं तो ये मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट x dy by dx। आपने पहले स्टार्ट में लिखना है सेपरेटिंग वेरिएबल्स, मैं हमने लिखा। दूसरी साइड पे ये बनेगा 1 ओवर साइन y, सॉरी एक मिनट मिस्टेक, साइन y को उधर शिफ्ट नहीं करना इसलिए क्योंकि यहाँ dy न्यूमरेटर में मौजूद है। dy यहाँ से हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं करना, तो जब dy को दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं करना तो y वाला वेरिएबल फिर यहीं पे रहने देंगे, इसे शिफ्ट नहीं करेंगे बल्कि कोसिकेंट x को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो कोसिकेंट x को शिफ्ट करेंगे, साइन y को यहीं रहने देंगे। तो ये लिखा साइन y एज इट इज और कोसिकेंट x को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया और अगले स्टेप में आप इसको लिख दें साइन y dy इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय कोसिकेंट x। ठीक हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो ये लिखा इंटीग्रल ऑफ साइन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय कोसिकेंट क्या होता है, साइन होता है, तो ये लिख दिया साइन x dx। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो साइन y का इंटीग्रल क्या होगा, बहुत इजी, cos y होगा। ठीक होगा, और सॉरी माइनस cos y होगा, नो cos y, माइनस cos y होगा। ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर है, अगर आंसर में इंटीग्रेशन के आंसर में अगर c आ रहा है तो साथ माइनस साइन आएगा, जबकि डेरिवेशन के केस में क्वेश्चन में देखा जाता है जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, अगर उसके साथ c आए तो आंसर में माइनस आ जाता है। ठीक है, अच्छा है यहाँ पे माइनस cos y आएगा और ये बनेगा माइनस साइन सॉरी माइनस cos x और आखिर में प्लस कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब सिंपली अगर इससे थ्रू मल्टीप्लाई करना है माइनस से तो बनेगा cos y इज इक्वल टू cos ऑफ x और इस कांस्टेंट को ऐसे करें c1 का नाम दे दें। तो अब जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे बनेगा प्लस के साइन के बाद माइनस c1 और अगले स्टेप में लिख दें cos ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस c।
यानी -c1 को c के इक्वल लिख दिया, यहाँ पे लिख भी दें where -c1 is taken as c, क्योंकि हम ये चाहते हैं आखिर में कांस्टेंट जो है वो ऐड हो रहा हो, सबट्रैक्ट ना हो रहा हो, इसलिए फिर यहाँ पे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा था तो इस वाले कांस्टेंट को मैंने c1 कह दिया और जो फाइनल कांस्टेंट बन रहा है उसे मैंने c का नाम दे दिया। अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वंस अगेन वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करने हैं, यानी x वेरिएबल सारे एक साइड पे होने चाहिए, y वेरिएबल सारे दूसरी साइड पे होने चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख देना है सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। मैं नहीं लिख रहा टाइम सेव करने के लिए, तो देखें जरा दूसरी साइड, अब dx को मैं उठा के किधर शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि dx अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और हम चाहते हैं कि dx और dy दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, dx dy दोनों न्यूमरेटर में होंगे तो ही इंटीग्रल फाइंड किया जा सकता है। तो इस dx को इधर शिफ्ट करें, तो जब ये dx इधर शिफ्ट होगा, ये देखें जरा, ये dx जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला x भी तो फिर इधर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि x वेरिएबल सारे एक साइड पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया x और dx को दूसरी साइड पे, जबकि dy ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो इसलिए ये जो डिवाइडेड बाय y है ये यहीं पे रहेगा, जबकि ये वाला y+1 उधर शिफ्ट होगा और आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, और उसके लिए जरा देखें, ये मैंने लगाया इंटीग्रल का साइन और यहां से साथ ही साथ इसको ब्रेक भी करते हैं, जब ब्रेक करेंगे तो बनेगा x² dx प्लस 1/x dx इक्वल्स टू, इसी तरह यहां से ब्रेक करें तो y/y dy प्लस 1/y dy, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपको पता है ये x और ये स्क्वायर कैंसिल होंगे तो बाकी सिर्फ x बचेगा, और x का इंटीग्रल होगा x²/2, जबकि इसका इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ y और y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 और 1 का इंटीग्रल y और यहाँ बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अब आप सिंपल c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे करता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ c की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये प्लस के साइन के बाद मैंने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ c, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट हमेशा ऐड किया जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि x था तो लिहाजा x वाली साइड पे ही मैंने इस कांस्टेंट को ऐड किया नेचुरल लॉग की फॉर्म में। अच्छा, अब जरा देखिए ये बनेगा क्या, नाउ इट बिकम्स, ये सारे का सारा ये पूरा मैं नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो वंस अगेन मैं लिखता हूं नेचुरल लॉग ऑफ c प्लस x²/2, इसको मैं लिखूंगा नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x²/2, क्योंकि आपको पता है आपने इसी सेकंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 1 में इस चीज को पढ़ा था कि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं, तो जब एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं तो इसका मतलब है कि ये x²/2 जो है इसके साथ लिख सकते हो नेचुरल लॉग इनटू e, इनटू तो नहीं कहेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ e उसको कहेंगे नेचुरल लॉग ऑफ e, और जब नेचुरल लॉग ऑफ e लिखेंगे तो ये x²/2 e की पावर में शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। अब आगे नेचुरल लॉग ऑफ x मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसको भी आप लिख दें, इस वाले y को इसे भी लिख दें आप नेचुरल लॉग ऑफ e⁻y, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो नेचुरल लॉग तो बाय चांस आ गए, खुद ब खुद आ गए, ठीक है, वो तो कुदरती तौर पे आ गए, ये वाला नेचुरल लॉग और ये वाला नेचुरल लॉग, जब ये नेचुरल लॉग ऑटोमेटिकली आ गए तो अब बाकियों को भी फिर नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अब मजबूरी बन गई हमारी, इसलिए सारा कुछ मैं नेचुरल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, इस y को मैंने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर y, जबकि आगे वाला नेचुरल लॉग ऑफ y एज इट इज, ठीक है। नाउ अब ये पूरे का पूरा लॉग की प्रॉपर्टीज इसको लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई e की पावर x²/2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी से लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इनटू e की पावर y, ठीक हो गया। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग बन गए ना दोनों साइडों पे, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जब दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो दोनों लॉग्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा x इनटू e की पावर x²/2, दिस इज इक्वल टू y इनटू e की पावर y, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लें, अगर कोई मसला है तो पूछ लें, यहाँ पे c भी था ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने आ रहा हूं। ओके, नाउ वंस अगेन we have to separate the variables,
पहले हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, उसके बाद हमने इंटीग्रेट करना है। तो वेरिएबल की सेपरेशन में स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने लिखा dy by dx, एंड नाउ ये पूरा फ्रैक्शन उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो बनेगा x माइनस 2xy ओवर 2y प्लस 1। ठीक है, अब यहां से जरा देखें, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये सेकंड फ्रैक्शन है, ज़ाहिर है ये भी फ्रैक्शन है क्योंकि x by 1 इसको लिखा जा सकता है। इन दोनों के न्यूमरेटर में x कॉमन आ रहा है, सो x कॉमन ले लें। तो ये मैंने लिखा dy by dx इज इक्वल टू x कॉमन लिया और अंदर लिखा 1 माइनस 2y ओवर 2y प्लस 1। ठीक है, नाउ इनसाइड द ब्रैकेट एलसीएम, तो बनता है dy by dx इज इक्वल टू x इंटू 2y प्लस 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, और आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट बिकम्स dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए x कॉमन लिया हुआ है, ये 2y और ये माइनस 2y कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बाकी बचेगा x डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। ठीक हो गया, अब क्या करना है हमने, अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। तो dy पहले से इसमें है न्यूमरेटर में, तो 2y प्लस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करें, तो बनता है 2y प्लस 1 इंटू dy, और dx को, dx यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सो इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, इट बिकम्स x इंटू dx। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन, और इक्वेशन की इंटीग्रेशन 2y प्लस 1 इंटू dy और दूसरी साइड पे x इंटू dx। काम बहुत आसान हो गया, यहां से इसको ब्रेक करें, मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। 2y, 2 इंटीग्रल से बाहर आएगा और y का इंटीग्रल आएगा y स्क्वायर बाय 2, प्लस का साइन, 1 का इंटीग्रल आता है y, और दूसरी साइड पे ये आता है x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कुछ भी लॉग की फॉर्म में नहीं आया, तो जब कुछ भी लॉग की फॉर्म में नहीं आया तो आप अपना कांस्टेंट भी सिंपल c लिखें फिर। ठीक होगा, और अब ये दोनों 2 और 2 कैंसिल होंगे, और यहां से y कॉमन लेना तो ले लेना, भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखा y into y plus 1 and this is equal to x square by 2 plus c। स्क्रीनशॉट लेने कोई मसला है तो पूछ लें और साथ ही साथ आंसर भी चेक कर लें।